तो हेलो एवरीवन, हेलो टू माय नादान परंदो। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनवाल। और एक बार फिर आ चुकी हूँ मैं SBIL का वन शॉट लेकर ऑफ चैप्टर नंबर 10, सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस और होली ओन्ड सब्सिडरी बाय फॉरेन कंपनी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज इज अराउंड 4 to 5 मार्क्स, यानी कि आई कैन से यहाँ से एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है आपके ICSI के एग्जाम में। ओके, सो आई होप आप सभी लोग अभी तक के जितने भी वन शॉट लेक्चर्स हुए हैं उसे एंजॉय कर रहे हैं। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 10। सबसे पहला इस चैप्टर में बात करी गई है कि अगर कोई फॉरेन वाली कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है तो वो किस तरह से बिजनेस करेगी। देयर आर टू टाइप्स कैसे कोई फॉरेन वाली कंपनी इंडिया में एंटर हो सकती है। सबसे पहला यहाँ पर बोला गया है कि आप क्या करो, आप एक कंपनी फॉर्म कर लो या फिर किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर लो। अगर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे तो ऑटोमेटिकली उसका इंडिया में कंट्रोल आ जाएगा। सबसे इजीएस्ट एंड सबसे फास्टेस्ट वे है ये चीज़, पर हम इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। दूसरा क्या तरीका है, द सेकेंड वे इज कि आपको ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इस्टेब्लिश करना है। वो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सी, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, यानी कि कहने से फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है, कैसे कर सकती हैं? किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर्स होल्ड करके वो बिजनेस कर सकती है, यानी कि या तो उसे अपनी सब्सिडरी बना दे या होली ओन्ड सब्सिडरी बना के कंट्रोल कर सकती। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा वे इज आपकी ये फॉरेन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में या तो अपना ब्रांच ऑफिस इस्टेब्लिश करेगी, या तो प्रोजेक्ट ऑफिस इस्टेब्लिश करेगी, या फिर लाइजन ऑफिस इस्टेब्लिश करेगी। दीज आर द थ्री वेज। इसको हम पूरे चैप्टर में बोलने वाले हैं वो पोलो। तो जब जब आपकी मेहंदी दीदी बोलने वाली है वो पोलो, समझ लेना ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस एंड लाइजन ऑफिस। तो ये दो तरीके से हमारी फॉरेन कंपनी बिजनेस कर सकती है। अभी दो वेज होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट जहां पर किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, दूसरा होता है अप्रूवल रूट, यहाँ पर RBI और गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। इफ आई टॉक अबाउट वो पोलो, अगर आप वो पोलो स्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। अभी कुछ बेसिक सी बातें पढ़ने वाले हैं जो कि आई नो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फॉरेन कंपनी क्या होती है। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। इंडिया में बिजनेस कर रही है या तो खुद से या एजेंट के थ्रू, वर्चुअली, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड में। पर मेन चीज क्या है, इंडिया में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी वो कैरी ऑन कर रही है। अभी दूसरा है सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। सो सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है। तो होल्डिंग कंपनी ने अगर यहाँ पर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रखा है, कितने लोग आएंगे, कौन डायरेक्टर होना चाहिए, तो जिस कंपनी में कंट्रोल हो रहा है दैट इज सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, और उस कंपनी के अगर मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर कोई और कंपनी होल्ड कर रही है, व्हेन आई से मोर देन 1/2 मतलब मोर देन 50% वोटिंग पावर अगर कोई और कंपनी होल्ड कर रही है, तो जो कंपनी होल्ड कर रही है दैट इज होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी के मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर होल्ड किए जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी सब्सिडरी कंपनी। ये हमारा फॉरेन कंपनी था, देन सब्सिडरी कंपनी था। अभी कुछ की प्रोविजन से दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ फॉरेन वाली कंपनी, ऐसा समझो। ठीक है, सेक्शन 379 किसका है? ये सेक्शन 379 कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 379 बोलता है कि किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी में अगर 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, अकेले या मिलकर कौन होल्ड कर रहा है, या तो आपका इंडियन सिटीजन होल्ड कर रहा है या फिर ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जो कि
इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो होल्ड कर रहे हैं अकेले या फिर मिलजुल कर? तो इस फॉरेन कंपनी को हम ऐसा मान लेंगे as if it is incorporated in India. Listen to me once again. आपकी फॉरेन कंपनी है, उस फॉरेन कंपनी में कम से कम 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड कर रखा है? या तो इंडियन सिटीजन ने होल्ड कर रखा है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया ने होल्ड कर रखा है, अकेले या फिर मिलजुल कर होल्ड कर रखा है। उस केस में हम ऐसा मान लेंगे जैसे कि ये फॉरेन कंपनी इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और उस पर सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे कि एक इंडियन कंपनी में होते हैं। ठीक है, ये आपका सेक्शन 379 बोलता है। सेक्शन 380 बोलता है हर फॉरेन कंपनी को जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी के साथ फाइलिंग करनी है। तो जैसे ही हमारी फॉरेन कंपनी बनी उसे कितने दिनों के अंदर आरओसी के साथ फाइलिंग करनी है? 30 डेज के अंदर फाइलिंग करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्या चीज़? उसका सर्टिफाइड चार्टर कॉपी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बता दो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका फुल एड्रेस दे दो, कंपनी में डायरेक्टर्स की लिस्ट बता दो। ठीक है, अच्छा ये फॉरेन कंपनी है ना, ये फॉरेन कंपनी, तो इंडिया में कौन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है जो कि फॉरेन कंपनी के बिहाफ में डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा? उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का एड्रेस दे दो। ठीक है, जो रेसिडेंट इन इंडिया है। कंपनी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वो बता दो। एक डिक्लेरेशन देना है कि कोई भी डायरेक्टर हमारी कंपनी का कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ, मींस वो कभी भी जेल नहीं गया है। एंड लास्टली तुम्हारा और हमारा सबका फेवरेट पॉइंट, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सभी 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को बताना रहेगा। अच्छा अभी क्या, अभी बोला है हर फॉरेन कंपनी को इंश्योर करना है कि उसकी कंपनी का नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये हर एक डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी का नाम है विदेशी कंपनी, ठीक है, यूएसए एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, ये हर जगह हर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करना रहेगा। इवन दो ये फॉरेन कंपनी है तो भी इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, बैलेंस शीट की कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी है हर साल। सो हर साल एक आरओसी के पास बैलेंस शीट की कॉपी भी फाइल होगी। अब फॉरेन कंपनी हो डज नॉट मीन्स कि आप कंप्लाइंस नहीं करोगे, कंप्लाइंस तो होगा। सेक्शन 379, 380 एंड 381 ये 3 सेक्शन हमने पढ़े, ये याद हो सकते हैं। एंड अगेन इसकी शॉर्ट समरी है तुम्हारे सामने। सेक्शन 379 क्या बोलता है? कोई भी फॉरेन कंपनी जिसमें एटलीस्ट 50% शेयर्स कौन होल्ड कर रहा है, या तो इंडियन सिटीजन या बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, सिंगल अकेले या एग्रीगेट मिलके, तो उस कंपनी को डीम्ड मान लिया जाएगा इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। सेक्शन 380 बोलता है कि फॉरेन कंपनी को यहाँ पर आरओसी के साथ 30 डेज में फाइलिंग करनी है, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। देन हमने देखा कि आपकी फॉरेन कंपनी को उसका नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी हर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करना रहेगा। एंड लास्टली फॉरेन कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉपी ऑफ बैलेंस शीट आरओसी के साथ फाइल करनी हर साल। ठीक है, ये हमारा फॉरेन कंपनी के बारे में गया। अभी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले दैट इज ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस। आखिरकार ये है क्या, वो पोलो क्या है? सी फॉरेन की कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है तो वो कर सकती है बाय एस्टैब्लिशिंग अ ब्रांच ऑफिस। एक ब्रांच ऑफिस एस्टैब्लिश करके वो बिजनेस कर सकती है, बट द कंडीशन इज यहाँ पर ये ब्रांच ऑफिस का नाम भी सेम होगा जैसा कि पेरेंट कंपनी का है, और इस ब्रांच ऑफिस का हमारा काम भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एंगेज्ड है, वो इंडिया में बिजनेस करना चाहती, कैसे कर सकती है? बाय एस्टैब्लिशिंग अ ब्रांच ऑफिस। बेसिकली तुम्हें बताऊं तो वो जो हेड ऑफिस है फॉरेन कंपनी का, ये उसी का ही एक्सटेंशन होता है। सो पेरेंट कंपनी का ही एक्सटेंशन हो गया हमारा ब्रांच ऑफिस, जिसका सेम नाम होगा, सेम काम होगा। नेक्स्ट है हमारा लाइजन ऑफिस। अबे लाइजन ऑफिस को मैं तुम्हें समझाती हूँ, पंचायती वाला ऑफिस जो कि तुम लोग हो,
ठीक है। सो भी फॉरेन में एंटिटी, एक तो हेड ऑफिस और एक ब्रांच ऑफिस हमारे इंडिया में, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो वो कम्युनिकेशन करवाने का काम है हमारे लाइजन ऑफिस का। तो लाइजन ऑफिस एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट ऑफिस। प्रोजेक्ट ऑफिस बड़ा सिंपल है, फॉरेन की एंटिटी यानी कि आपकी पेरेंट कंपनी इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट करना चाहती है, उसके लिए वो स्टैब्लिश करती प्रोजेक्ट ऑफिस। सो मतलब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही प्रोजेक्ट ऑफिस एस्टैब्लिश होता है। अभी हम बात करते हैं ब्रांच ऑफिस की। एज आई हैव टोल्ड यू, ब्रांच ऑफिस क्या है, एक्सटेंशन है हेड ऑफिस बिजनेस का। सेम बिजनेस होगा, सेम एक्टिविटी होगी जो आपकी पेरेंट कंपनी की है। अभी समझो, ये आपकी फॉरेन में जो भी पेरेंट कंपनी है वही काम कर रही है हमारा इंडिया में ब्रांच ऑफिस भी। अभी वो काम कर रही है तो अर्निंग भी करेगी, पैसा भी कमाएगी, प्रॉफिट भी होगा। तो क्वेश्चन आता है, क्या ये प्रॉफिट वो अपनी कंट्री लेकर जा सकती है क्या, इंडिया से अपनी कंट्री प्रॉफिट लेकर जा सकती है? सो यस, द प्रॉफिट्स आर रेमिटेबल। आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हो, पर कंडीशन है टैक्स देकर जाना। सो प्रॉफिट जो है वो रेमिटेबल है। व्हाट इज रेमिटेबल? ट्रांसफरेबल है, बट द कंडीशन इज प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करो, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। अभी वी आर गोइंग टू सी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है फॉर सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस। सी ये जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, इट हैज़ अ कंबाइनेशन ऑफ माई हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। मतलब जितने कॉमेंट्स और जितने रिव्यूज़ मुझे बच्चों से मिले कि उन्हें ये मेरे हैंड रिटन नोट्स बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि यूट्यूब पर भी और इस वन शॉट लेक्चर्स में भी स्पेशली मैं मेजॉरिटी पार्ट जो कवर कर रही हूँ वो हैंड रिटन नोट्स का ही कर रही हूँ, सो दैट तुम्हें सब कुछ ईजी जाएगा। टॉकिंग अबाउट दीज हैंड रिटन नोट्स एंड द लेक्चर्स, तो पीडब्ल्यू ऐप पर जैसे ही आप एनरोल करोगे, फ्री बैच है सिद्धांत बैच, उसमें लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम्हें ये हैंड रिटन नोट्स हेल्पफुल लगते हैं, सो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ऐसे ही पढ़ा करेंगे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, कि कौन ब्रांच ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकता है। सबसे पहले तो अरे वो बाहर वाली कंपनी, एप्लीकेंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉरपोरेट जो कि आउटसाइड इंडिया है। ठीक है। दूसरा, आपके ब्रांच ऑफिस का नाम सेम होना चाहिए जो कि आपकी पेरेंट कंपनी का है। ओके। एंड आपकी पेरेंट कंपनी का नेटवर्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम $1 लाख होना चाहिए। ये किसका बोला है, पेरेंट कंपनी का, जो कि आपकी फॉरेन में कंपनी, उसका नेटवर्थ $1 मिलियन होना चाहिए। एंड लास्टली बोला है उस कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। यस, पिछले 5 साल में वो प्रॉफिट कमानी चाहिए होम कंट्री में। पता चला होम कंट्री में तो वो लॉस कर रही है और हमारे इंडिया में ब्रांच ऑफिस एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो वो एलिजिबल ही नहीं होगी। एंड दीज आर द 4 कंडीशंस। पहला क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, सेम नाम होना चाहिए, नेटवर्थ $1 मिलियन, एंड प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 5 साल में आपकी पेरेंट कंपनी का इन द होम कंट्री। अच्छा, अब ये ब्रांच ऑफिस क्या क्या काम कर सकती है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या परमिटेड एक्टिविटीज़ है। पहले बोला है कि आपका ब्रांच ऑफिस कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, डायरेक्टली मना कर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। लेकिन 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 तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो सो दैट इंडिया से बाहर प्रोडक्ट सेल कर पाओ, एक्सपोर्ट करने के लिए, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो चलेगा, अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अलाउड। और क्या क्या ब्रांच ऑफिस काम कर सकता है, क्या क्या परमिटेड एक्टिविटीज़ है, वो गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता है। ओके। दूसरा, आपका ब्रांच ऑफिस कोई भी प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी सर्विस दे सकता है। यस, जस्ट लाइक अ सीएस भी कंसल्टेंसी सर्विस देता है, प्रोफेशनल सर्विस देता है, वैसे ही हमारा ब्रांच ऑफिस सर्विसेज दे सकता है। ब्रांच ऑफिस रिसर्च वर्क कैरी ऑन कर सकता है जिस काम में पेरेंट कंपनी इंगेज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो पेरेंट कंपनी वो इंगेज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, वो काम
में हमारी पेरेंट कंपनी का ब्रांच ऑफिस भी सेम ही काम करेगा। अभी ब्रांच ऑफिस रिसर्च कर सकता है, इंडिया के मार्केट को स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है, इंडिया के कंज्यूमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को रिसर्च कर सकता है। फिर आप टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन को प्रमोट करोगे बिटवीन द इंडियन कंपनी एंड पेरेंट कंपनी। सो कहना ही से कि आपकी जो पेरेंट कंपनी है वो इंडियन कंपनी को टेक्नोलॉजी दे सकती है, फाइनेंसेस दे सकती है, और मिलजुल कर ये लोग काम कर सकते हैं। पेरेंट कंपनी को इंडिया में रिप्रेजेंट करना है और आप बाइंग सेलिंग एजेंट हो, मतलब हमारा ब्रांच ऑफिस एक्ट करेगा कि वो चीज़ें खरीद रहा है और सेल कर रहा है इंडिया में। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज दे सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो इंडिया में। जो गुड्स खरीदे हैं, जो गुड्स आप सेल कर रहे हो, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज हो सकता है पेरेंट कंपनी ने, ग्रुप कंपनी ने क्या किया है, तुम्हें कोई गुड्स दिए हैं, अभी गुड्स दिए हैं वो वहाँ के गुड्स हैं, ठीक है, यहाँ का नहीं है। हो सकता है आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कैसे चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमें पता ही नहीं। अच्छा, अगर तुमने कोई लैपटॉप लिया है, ठीक है, वो चल ही नहीं रहा है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंडियन दिमाग क्या कहता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको एक बार बंद करके चालू कर दो, ठीक है, या फिर ऐसे 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 थोड़ा सा पटक दो उसको, है ना, यही हम कर सकते हैं। सो टेक्निकल सपोर्ट भी देता है आपका ब्रांच कंपनी। लास्टली, कोई भी फॉरेन एयरलाइन शिपिंग कंपनी को यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दीज आर द परमिटेड एक्टिविटीज जो हमारा ब्रांच ऑफिस कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी पता होना चाहिए। और पता कैसे रहेगा, पता तो चल गया दीदी, लेकिन हमारे छोटू से दिमाग में याद कैसे रहेगा, निमोनिक से, मेमोरी टेक्निक से। यहाँ पर मेमोरी टेक्निक है हमारी मैट RIP, मैट स्क्वायर, RB स्क्वायर है, मतलब 2 बार आ रहा है। मैट RIP, मैट क्या हो गया, RIP हो गया। M से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, पर SEZ और एक्सपोर्ट है तो अलाउड है। ठीक है, फिर E से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। T से आ गया टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, एक और T से आया टेक्निकल सपोर्ट। R से क्या है, रिप्रेजेंट एयरलाइन वाली कंपनी, शिपिंग वाली कंपनी। एक और R से है रिसर्च वर्क ऑफ द प्रोडक्ट, जो कौन सेल कर रहा है, फॉरेन कंपनी। I से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गया। एंड P से प्रोफेशनल या फिर कंसल्टेंसी सर्विस। एकदम सिंपल और इजी पीजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। फॉरेन कंपनी है, इंडिया में वो पोल एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। जस्ट अ मिनट। यस, अभी फॉरेन कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट इज फॉर्म FNC। वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ, किसके पास फाइल करेगी, AD कैटेगरी 1 बैंक के साथ। व्हाट इज AD कैटेगरी 1 बैंक, ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के साथ वो फॉर्म FNC फाइल करेगी। फॉर्म अकेला नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएगा। एंड बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, ये तब हो रहा है जिस सेक्टर में 100% FDI परमिटेड है। लोकेशन क्या है, प्रपोज्ड एक्टिविटी, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड बोल्ड रेजोल्यूशन। AD कैटेगरी 1 बैंक इसे आगे फॉरवर्ड करेगा RBI के पास। अच्छा, आप उस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो जहां पर 100% FDI परमिटेड नहीं है, तो फॉरेन कंपनी को ये एप्लीकेशन किसके पास भेजनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजनी रहेगी। हर जगह RBI का प्रायर अप्रूवल चाहिए। मान लो मैं ब्रांच ऑफिस इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ उदयपुर में, फिर जयपुर में, फिर चित्तौड़गढ़ में, तो हर लोकेशन के लिए सेपरेट मुझे RBI का अप्रूवल चाहिए। एक अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, फॉर ईच लोकेशन सेपरेटली RBI का अप्रूवल चाहिए होगा। सो ये फॉर्म ध्यान रखना, फॉर्म FNC। अभी ब्रांच ऑफिस को फंडिंग कैसे होगी बाय द फॉरेन कंपनी, एज वी ऑल नो ये फॉरेन कंपनी इंडिया में ब्रांच ऑफिस एस्टैब्लिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो यही देगी। किस किस तरीके से दे सकती है, सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, द मोस्ट कॉमन वे, जहां पर आपकी कंपनी के शेयर्स लिए जाएंगे और आपको बदले में पैसा मिलेगा। कहने से फॉरेन कंपनी पैसे देगी
और बदले में उसे इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, वही पैसा मिलेगा और बदले में आपको प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। एंड व्हेन आई से कि ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल है, मतलब ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की कंपनी में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले रही है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। डिबेंचर्स एंड बोरोइंग्स ले सकते हैं, मतलब हमारा इंडिया का जो ब्रांच ऑफिस वाले कंपनी है वो क्या करने वाला है, वो डिबेंचर्स इशू करेगा, बदले में उसे पैसे मिलेंगे। ये डिबेंचर्स भी कन्वर्टेबल हो सकते हैं। एंड इफ दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स तो इसे भी एफडीआई बोलेंगे, दैट इज फॉरेन की कंपनी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। अच्छा, अब आते हैं मेरे लाइजन ऑफिस। लाइजन ऑफिस को कैसे पढ़ा हमने, पंचायती वाला ऑफिस। कहने से कि आपका जो हेड ऑफिस है फॉरेन में, पेरेंट कंपनी का जो हेड ऑफिस है और ब्रांच ऑफिस है इंडिया में, इन दोनों के बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है हमारा लाइजन ऑफिस। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये किसी भी तरह की कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं करता है। तो इसका खर्चा कैसे चलेगा, जो फॉरेन कंपनी, जो पेरेंट वाली कंपनी है वही इसे पैसा देती है। इनवर्ड रेमिटेंस मिलता है, वो पैसा कहाँ से मिलेगा, फॉरेन की कंपनी से मिलता है। सो नाउ वी विल सी दैट अगर लाइजन ऑफिस एस्टैब्लिश करना है तो क्या एलिजिबिलिटी, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मिलेगा ब्रांच ऑफिस वाला। सबसे पहला तो वही था ना, बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यस। अच्छा, लाइजन ऑफिस का भी नाम सेम होना चाहिए जो कि आपकी पेरेंट कंपनी का है, कहने से सेम टू सेम है। फिर नेटवर्थ उधर था यूएस डॉलर 1 लाख, यहाँ पर क्या है यूएस डॉलर 50,000। एंड उधर भी था प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 5 साल का। लाइजन ऑफिस एस्टैब्लिश करना है तो प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। ये दोनों पॉइंट्स में जो फिगर है वो चेंज है, अदरवाइज ऑल रिमेन्स सेम। अब ये लाइजन ऑफिस की परमिटेड एक्टिविटीज क्या है, क्या क्या काम हमारा लाइजन ऑफिस कर सकता है। एक तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं दैट इट एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यस। दूसरा, क्या मैं बोल सकती हूँ जो पेरेंट कंपनी है उसको वो इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो तो हमने पढ़ लिए। अभी ब्रांच ऑफिस का मेमोरी टेक्निक क्या था, मैट RIP है ना, सब हटा दो, सिर्फ ET रहेगा यहाँ पर। ET, ई से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो गया और T से हो गया हमारा टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। यहाँ पर ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर रहा, टेक्निकल फाइनेंशियल कोलैबोरेशन नहीं कर रहा, बस उसे प्रमोट कर रहा है। इसे मत भूल जाना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आप प्रमोट करोगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, प्रमोट करोगे यहाँ पर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। ये हमारी परमिटेड एक्टिविटीज है लाइजन ऑफिस की, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट सा केस लॉ है, केस लॉ नाम क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी एंड अदर्स। दिस आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा डिसीजन दिया और RBI को बोला कि कोई भी फॉरेन की लॉ फर्म इंडिया में वो पोलो एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। यस, इफ देयर इज एनी फॉरेन लॉ फर्म तो इंडिया में वो पोलो एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। यानी कि फॉरेन की लॉ फर्म, फॉरेन की कंपनी हो गई है, या फिर फॉरेन के लॉयर्स ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी पर्सन जो कि आउटसाइड इंडिया वाला है, उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है, वो इस चीज़ के लिए फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ इन इंडिया वो पोलो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, बिकॉज इंडिया में हम नहीं चाहते कि वो लीगल प्रोफेशन को कैरी ऑन करे। यहाँ पर हमारे जो एडवोकेट्स हैं सिर्फ वही इंडिया में लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी इंडिया में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था दैट फॉरेन की लॉ फर्म्स, कंपनीज, लॉयर्स कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ लॉ इन इंडिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा AD कैटेगरी 1 बैंक को बोल दिया कि किसी भी वो पोलो को एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं देने की। अगर वो पोलो में आता है कि वो लीगल प्रोफेशन इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते। और ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये AD कैटेगरी 1 बैंक को क्यों मना किया,
बिकॉज एडी कैटेगरी 1 बैंक की तो परमिशन देता है। एप्लीकेंट फॉर्म एफएनसी किसके पास फाइल करेगा? एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास। एडी कैटेगरी 1 देखेगा कि यस या तो फॉरेन की लॉ फॉर्म इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहती, फॉरेन के लॉयर्स इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते, तो वो मना कर देगा, परमिशन ही नहीं देगा। ठीक है, केस का नाम याद रखना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी एंड अदर्स। ठीक है, अच्छा, हम लाइजन ऑफिस की ही बात कर रहे थे कि लाइजन ऑफिस की वैलिडिटी क्या है, कब तक लाइजन ऑफिस एस्टैब्लिश रह सकता है? तो वैलिडिटी इज ऑफ 3 years। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास जाके +3 years का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। बट अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या फिर NBFC है, तो उसका वैलिडिटी इज ऑफ 2 years ओनली। एंड पॉइंट टू बी नोटेड माय नादान परंदो, ये जो 2 years है ये वैलिडिटी इंक्रीज नहीं कर सकते हो, कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है तो चलेगा। ठीक है, अच्छा, कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो मैम 3 साल हो गए या 2 साल हो गए, उसके बाद क्या? तो उसके बाद या तो आप क्लोज कर दो आपकी एंटिटी को, या फिर किसी के साथ जॉइंट वेंचर में चले जाओ, या फिर आप किसी कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाओ। ये 3 तरीके हैं हमारे लाइजन ऑफिस के वैलिडिटी के। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट ऑफिस। एज द नेम सजेस्ट, प्रोजेक्ट ऑफिस को क्यों बनाया गया है? स्टैब्लिश किया है फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। हो सकता है आपकी इंडिया की कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट दिया हो फॉरेन कंपनी को कि इंडिया में आपको ऐसा करना है। सो प्रोजेक्ट ऑफिस क्या करता है? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द फॉरेन कंपनी। एंड ध्यान रखना, प्रोजेक्ट ऑफिस में लाइजन ऑफिस नहीं आएगा। There are some conditions or I can say there are some parameters for project office। अभी क्या मैं बोल सकती हूँ, अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रोजेक्ट दिया है हमारी फॉरेन की विदेशी कंपनी को, क्या प्रोजेक्ट दिया है कि तुम्हें ना डैम्स ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं, राइट? अभी ये जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग कहाँ से होने वाली है? 2 तरह से फंडिंग हो सकती है, समझना बात को। अगर इंडिया वाली कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया है तो इंडिया वाली कंपनी पैसा देगी। अगर फॉरेन वाली कंपनी इंडिया में कोई प्रोजेक्ट करना चाहती तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेन वाली कंपनी है वो पैसा देगी। तो अब्रॉड से पैसा आ सकता है, इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, अगर वो पेरेंट कंपनी खुद प्रोजेक्ट करना चाहती है। दूसरा बोला है गवर्नमेंट वगैरह भी प्रोजेक्ट देते हैं, तो उस केस में प्रोजेक्ट को पैसा कहाँ से मिलेगा? जो भी आपकी बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग एजेंसी है, जैसे क्या IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वहां से पैसा आ सकता है। और कहां से आएगा? यहाँ पर बोला गया है, ध्यान रखना, जो भी प्रोजेक्ट है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्लियर कर ले। अच्छा, फॉरेन वाली कंपनी इंडिया में आके एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहती है तो उसे बहुत सारे अप्रूवल्स, रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो मेक श्योर कि आप इंडिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हो उससे पहले इट हैज़ बीन क्लियर्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मीन्स जिस भी अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए वो अप्रूवल मिल गया होना चाहिए। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी अथॉरिटी, उसका अप्रूवल ले लेना है। लास्टली, अगर इंडिया की कोई कंपनी या इंडिया की कोई एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है तो उस एंटिटी को लोन ले लेना है, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने पड़ेंगे तो उसे लोन ले लेना है, या फिर जैसे भी अरेंजमेंट हो पैसे दे देने हैं। ठीक है, वो चाहे तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से लोन ले सकती है। सो दीज आर द 4 कंडीशंस। एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे। सबसे पहला, प्रोजेक्ट को पैसा कहाँ से मिलेगा? इट शुड बी फंडेड बाय इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से मिलेगा, या फिर प्रोजेक्ट की फंडिंग हो सकती है आपके बायलैटरल और मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। थर्ड, हमने देखा द प्रोजेक्ट शुड बी क्लियर्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एंड फोर्थ, जो कंपनी है, जो एंटिटी इंडिया में है, इफ दैट इज अवॉइडिंग द प्रोजेक्ट तो उसको एक लोन ले लेना है बैंक से और PFI से। आर वी वेरी क्लियर? आई होप एकदम डिटेल में समझ गया होगा ये। नेक्स्ट है हमारा RBI अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग ऑफ वो पोलो, एंड इट वाज योर पास्ट ईयर क्वेश्चन।
कि कौन से ऐसे केसेस है जो भी आपको बोपोल एस्टैब्लिश करने का के लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। अभी समझो बहुत रिक्सी काम है, इसीलिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। आपका जो एप्लीकेंट है वो कहाँ से है, वो एप्लीकेंट पाकिस्तान से, मीन्स कहने से पाकिस्तान वाली कंपनी इंडिया में बोपोलो एस्टैब्लिश करना चाहती है, डर का माहौल है, तो आरबीआई का अप्रूवल ले लो। अगर आपकी एंटिटी बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, हांगकांग, मकाऊ से और वो बोपोलो एस्टैब्लिश करना चाहती किधर, अंडमान निकोबार में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो पहले आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, आपका एप्लीकेंट का प्रिंसिपल बिजनेस किस में है, इनमें से किसी भी 4 सेक्टर में से है। या तो वो डिफेंस का काम करना चाहती, टेलीकॉम, प्राइवेट सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड वी नो कि इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, और आपकी कोई कंपनी ये काम करना चाहती है तो पहले हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। लास्टली आपका जो एप्लीकेंट है, मतलब किसकी बात करी गई है, हमारी पेरेंट कंपनी की, वो एनजीओ है, एनपीओ है, या फॉरेन डिपार्टमेंट की ही कोई एजेंसी है, तो यहाँ पर भी आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप एनजीओ हो, आपकी फॉरेन कंपनी में, स्टिल आप इंडिया में कुछ करना चाहते हो, तो हमें अप्रूवल चाहिए होगा आरबीआई का। एंड दीज आर द 4 केसेस। अभी कुछ मास्टर डायरेक्शन जैसा है, ये मास्टर डायरेक्शन आरबीआई ने इशू करी थी जब भी एप्लीकेंट बोपोलो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सो कुछ चीज़ें सिंपल और रिपीटेटिवली देखने को मिलेंगी। आपका एप्लीकेंट जो कि यहाँ पर बोपोलो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसे फॉर्म एफएनसी फाइल करना है किसके पास, एडी कैटेगरी 1 बैंक के साथ। अभी फॉर्म एफएनसी के साथ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं इस एप्लीकेशन के साथ। सबसे पहला इंग्लिश वर्जन जाएगा आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, एमओए का, एओए का, एंड लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जाएगी। अगेन आई हैव अ क्वेश्चन कि इंग्लिश वर्जन क्यों जाएगा। अच्छा, अभी समझो चाइना की कोई कंपनी है, इंडिया में बोपोलो एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो हो सकता है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इन चाइनीज लैंग्वेज। समझेगा क्या तुमको, नहीं समझेगा ना, इसीलिए बोला इंग्लिश वर्जन जाएगा एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास। एडी कैटेगरी 1 बैंक विल चेक कि वो जो नेटवर्थ वाला कंडीशन था वो मीटअप हो रहा है ना। अच्छा, लाइजन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस है तो $1 1 लाख, लाइजन ऑफिस है तो $50,000। एडी कैटेगरी विल चेक कि यार वो प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड है ना, तो ब्रांच ऑफिस है तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, लाइजन ऑफिस है तो लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सब चेक करेगा आपका एडी कैटेगरी 1 बैंक, फिर फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन आरबीआई को। आरबीआई आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करेगा, एंड जैसे ही बोपोलो स्टैब्लिश हो जाता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज से आपको आपका पैन नंबर भी मिल जाएगा। अच्छा, अभी तुम एक्टिविटीज कर रहे हो, ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस, तो वो एक्टिविटीज आपको एक डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट, कि आपने क्या एक्टिविटीज करी है, परमिसिबल एक्टिविटीज ही करी है ना, इसीलिए रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी। अच्छा, मास्टर डायरेक्शन के बाद नाउ वी विल सी द प्रोसीजर, एंड यस यू कैन सी हर एक टॉपिक के लिए मैंने यहाँ पर हैंडरिटन नोट्स बनाए हैं, एंड जस्ट बिकॉज इसीलिए आपका SBIL होगा इजी विद योर CS मेहंदी दीदी। बिलीव मी, इन सब्जेक्ट्स में 80+ लाना इट्स क्वाइट ईजी। अगर तुमने सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर दी तो 80+ बहुत आराम से ला सकते हो। अभी बोपोलो स्टैब्लिश करने के लिए प्रोसेस क्या है समझो। सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट कौन है, वो पेरेंट कंपनी, वो एप्लीकेशन भेजेगी फॉर्म एफएनसी में किसको, एडी कैटेगरी 1 बैंक को। एप्लीकेशन अकेले नहीं जाती, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट जाएगा। क्या जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओ, एओए, रिपीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, रिपीट। अभी 2 डॉक्यूमेंट्स और बोले हैं कि बैंकर्स रिपोर्ट जाएगा फ्रॉम दैट एप्लीकेंट बैंकर इन द होस्ट कंट्री। अभी समझो यूएसए की कोई कंपनी है, वो इंडिया में करना चाहती है बिजनेस, तो अभी वो तो यूएसए में थी, क्या उसने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया ना, फाइनेंशियली स्टेबल है ना, लोगों के पैसे लेके कहीं कुछ चली तो नहीं गई है, फ्रॉड तो नहीं कर रही है, इसीलिए बैंकर रिपोर्ट चाहिए होगा। यूएसए का जो बैंक है उस बैंक से बैंकर्स रिपोर्ट चाहिए होगा आपको, और एक पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट। अभी पावर ऑफ अटर्नी क्या है, पावर ऑफ अटर्नी इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप सामने वाले पर्सन को पावर देते हो कि मेरे बिहाफ पर ये काम कर रहा है, और जो भी काम इसने किया है ऐसा माना जाएगा कि मैंने खुद ने किया है। सो
सो पावर ऑफ अटर्नी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ हम फॉर्म एफएनसी फाइल करेंगे एडी कैटेगरी 1 बैंक को। एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास जैसे ही एप्लीकेशन आएगी किसको फॉरवर्ड करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अप्रूवल मिल गया तो आरबीआई इशू करेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और अभी बिकॉज ये आरबीआई ने इशू किया, आरबीआई किसको फॉरवर्ड करेगा, एडी कैटेगरी 1 बैंक को। एज एन एप्लीकेंट तुम कभी भी आरबीआई के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करोगे, एप्लीकेंट एडी कैटेगरी 1 बैंक को फॉर्म भेजता है, फिर ये फॉर्म एडी कैटेगरी 1 बैंक आरबीआई को भेजता है। आरबीआई को सही लगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया, किसको फॉरवर्ड करेगा, एडी कैटेगरी 1 बैंक को। एडी कैटेगरी 1 बैंक आगे इशू करेगा हमारे एप्लीकेंट को, ठीक है। उसे अप्रूवल लेटर मिल जाएगा कि अब आप वो पोलो एस्टैब्लिश कर सकते हो। एप्लीकेंट अभी इंटीमेट करेगा एडी कैटेगरी 1 बैंक को कि किस दिन को वो पोलो एस्टैब्लिश करना चाहता है। जो भी डेट बताइए वो पोलो एस्टैब्लिश करने की, वो डेट आपको यहाँ बतानी है। और जैसे ही अप्रूवल मिला ना आरबीआई से, वहाँ से 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो पोलो स्टैब्लिश करना रहेगा। अच्छा 6 मंथ्स के अंदर इस्टेब्लिश नहीं किया, 6 महीने चले गए, तो आपका रीज़न बियॉन्ड कंट्रोल था, तो एडी कैटेगरी 1 बैंक एक्सटेंशन दे देगा आपको 6 मंथ्स का, और तो कहने से 6 मंथ प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है। जैसे ही वो पोलो इस्टेब्लिश किया, इंटीमेट करो अरे अरे सुनो एडी कैटेगरी 1 बैंक हमने वो पोलो इस्टेब्लिश कर दिया, और एडी कैटेगरी 1 बैंक किसको बताएगा, आरबीआई को बताएगा। एंड दिस इज द होल प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशिंग वो पोलो। डेफिनेटली आप एग्जाम में इसे लिख सकते हो, कंटेंट सफिशिएंट है। अच्छा ये नोट ध्यान रखना, अगर आपकी फॉरेन एंटिटी कौन है, बैंक है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, और वो इंडिया में वो पोलो स्टैब्लिश करना चाहती है, तो ये एप्लीकेशन किसको भेजेंगे, से बैंक के केस में डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन को, और इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेशन भेजी जाएगी IRDAI को। अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट बाय बोपोलो। एज वी हैव सीन कि आपकी बोपोलो वही काम कर सकती है जो कि परमिटेड है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती। सो ये पता कैसे चलेगा, इस एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट में ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस को बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी। दे हैव टू सर्टिफाई कि उन्होंने वही एक्टिविटीज़ करी जो कि परमिटेड कैटेगरीज में है। और ये एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट हर साल सबमिट करना है एट द एंड ऑफ 31 मार्च। अभी समझो आपका सिर्फ एक ही ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस सिर्फ एक ही है, तो जो भी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफिस है, सोल ऑफिस है ना, सोल मतलब सिंगल ऑफिस है, वो एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका कंबाइंड एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट जाएगा अगर मल्टीपल ऑफिस है। समझो 4-5 ऑफिसेस है ब्रांच ऑफिस, तो आपका क्या एक कंबाइंड एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट चला जाएगा। किसको सबमिट करना है, ब्रांच ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस के केस में एडी कैटेगरी 1 बैंक को सबमिट करना है, एज वेल एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को। इफ आई टॉक अबाउट प्रोजेक्ट ऑफिस, तो वहां पर सिर्फ एडी कैटेगरी 1 बैंक को सबमिट करना है। एडी बैंक क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, वेरीफाई करेगा कि हाँ सच में वही एक्टिविटीज कर रहे हो ना जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग है। अगर एडी बैंक को या फिर ऑडिटर को लगता है कुछ एडवर्स फाइंडिंग है, तुम परमिटेड एक्टिविटीज के अलावा भी कोई काम कर रहे हो, तो वो रिपोर्ट कर दी जाएगी आरबीआई के जनरल मैनेजर को। एंड इसे भी मैंने सिंपलीफाई किया है, एक बार रीड कर लो। ठीक है, ये शॉर्ट समरी सिंपलीफाई मिल गई है हमें। नेक्स्ट आता है हमारा ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, कि कैसे हम बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट लाइसेंस ऑफिस एंड देन ब्रांच ऑफिस, सी बैंक अकाउंट ओपन करना है, अगैन किसके पास जा रहे हैं, एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास जा रहे हैं। अगर एक ही बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आरबीआई का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन करने हैं तो फिर आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। अच्छा अभी देखते हैं ब्रांच ऑफिस के केस में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है और कहाँ कहाँ जा सकता है।
एंड देन लाइजन ऑफिस। अच्छा, डेबिट मतलब कहाँ पैसा गया, क्रेडिट मतलब कहाँ से पैसा आ सकता है। मैं प्लस और माइनस भी कर देती हूँ। सो परमिटेड डेबिट कहाँ पैसा जा सकता है, ये ब्रांच ऑफिस है, तो ब्रांच ऑफिस में तो खर्चे भी होंगे, तो जो भी एक्सपेंसेस है वहां पर पैसा चला जाएगा, जो भी एक्सपेंसेस ब्रांच ऑफिस ने करे हैं। और किधर जाएगा, ब्रांच ऑफिस ने प्रॉफिट अर्न किया, ढेरों सारा प्रॉफिट अर्न किया, ब्रांच ऑफिस अपने इस प्रॉफिट को पेरेंट कंपनी के पास ले जाना चाहती है, कहने से रेमिट कर सकती है, आफ्टर टैक्सेस वो अपना पैसा को रेमिट कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, इधर पैसा चला जाएगा। जब ब्रांच ऑफिस के पास पैसा आएगा कहाँ से, वही वही पेरेंट कंपनी जिसने इसे एस्टेब्लिश किया है वहां से पैसा आएगा। सो क्या मैं कह सकती हूँ जो फंड उसको हेड ऑफिस देने वाला है, एंड दूसरा आपका ब्रांच ऑफिस तो बिजनेस कर रहा है, एंड बिकॉज हमारा ब्रांच ऑफिस बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने से उसे रिसीवेबल्स भी मिलेंगे, उसे पैसा भी मिलेगा, तो लेजिटिमेट यानी कि लॉफुल रिसीवेबल्स मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी देखेंगे लाइजन ऑफिस। कहने से लाइजन ऑफिस तो पूरा पंचायती वाला ऑफिस था, ठीक है। इस लाइजन ऑफिस का पैसा कहाँ जाएगा, डेबिट का होगा, क्रेडिट कैसे होगा। डेबिट में सीधी सी बात है, आपके ऑफिस के लोकल एक्सपेंसेस तो होते हैं, उसको मीटअप करने में पैसा जाएगा। दीदी लोकल एक्सपेंसेस मतलब, अरे रेंट हो सकता है आपकी प्लेस का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, वाटर वगैरह का एक्सपेंस हो सकता है, जो लोग वहाँ पर है उनकी सैलरी हो सकती है। कहने से कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो हमेशा रहते हैं, उधर पैसा जाएगा। जब क्रेडिट की बात करें, पैसा कहाँ से आ सकता है, वही हेड ऑफिस से आएगा सबसे पहले। फिर क्या है, अभी समझो, अगर आपके लाइजन ऑफिस ने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था पहले, अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट आप डिपॉजिट करते हो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, आपको वो वापस मिलता है जब आपका ऑफिस बंद हो रहा होता है तब, तो वो रिफंड मिलेगा, तो दैट इज द क्रेडिट पार्ट, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। कभी टैक्स वगैरह का भी रिफंड मिलता है, तो रिफंड ऑफ टैक्स। एंड लास्टली आपका लाइजन ऑफिस बंद हो रहा है तो जो असेट वगैरह है उसे हम सेल कर देंगे, उससे भी पैसा आ जाएगा। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स ऑफ लाइजन ऑफिस, ये हमारा परमिटेड डेबिट एंड परमिटेड क्रेडिट है। अभी प्रोजेक्ट ऑफिस की अगर मैं बात करूं, तो प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए जब भी बैंक अकाउंट ओपन कराना है ईडी बैंक की अप्रूवल चाहिए। ये सेम पॉइंट ब्रांच ऑफिस और लाइजन ऑफिस में भी था, लेकिन वहां पर था एक से ज्यादा बैंक अकाउंट, आरबीआई की अप्रूवल। यहाँ पर बोला है अगर आपका प्रोजेक्ट ऑफिस कहाँ से है, पाकिस्तान वाली एंटिटी से है, तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। पाकिस्तान वाली एंटिटी से नहीं है, देन कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। दो फॉरेन करेंसी अकाउंट में यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिस का अकाउंट हो सकता है, एक यूएस डॉलर में और दूसरा होम करेंसी में, लेकिन कंडीशन है कि एक ही बैंक के साथ आप दो बैंक अकाउंट ओपन रख सकते हो। अगेन यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ पैसा जाएगा, प्रोजेक्ट ऑफिस से प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर में पैसा चला जाएगा। कहाँ से पैसा आ सकता है, जो अथॉरिटी प्रोजेक्ट दे रही है वही पैसा भी देगी। सो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग अथॉरिटी से, और क्या, अब्रॉड में जो आपकी पेरेंट कंपनी है वहां से पैसा आ सकता है, और वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग एजेंसी से पैसा आ सकता है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ, ये फॉरेन करेंसी अकाउंट भी क्लोज करना रहेगा। ठीक है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट आर परमिसिबल डेबिट एंड क्रेडिट। अब वैलिडिटी पीरियड की बात करें अगर हम, तो सेम पॉइंट है, लाइजन ऑफिस का वैलिडिटी पीरियड इज 3 इयर्स, प्लस एक्सटेंशन मिल सकता है 3 इयर्स का। अगर वो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सेक्टर में है तो यहाँ पर सिर्फ 2 साल के लिए ओपन रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए तो आप किसके पास जाओगे, एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास जाओगे। एडी कैटेगरी 1 बैंक एक्सटेंशन देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, लेकिन एडी कैटेगरी 1 बैंक विल चेक कि लाइजन ऑफिस अपना एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट सबमिट कर रहा है ना, ऑन टाइम सबमिट हो रहा है ना, ये चेक होगा। एंड साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट किधर मेंटेन्ड है, ऑपरेटेड है, ये चेक किया जाएगा। आफ्टरवर्ड्स एक्सटेंशन मिल जाएगा बाय एडी कैटेगरी 1 बैंक। ठीक है। रजिस्ट्रेशन विद पुलिस अथॉरिटीज, यस यस यस, पुलिस अथॉरिटीज से भी रजिस्ट्रेशन कराना है। ये कभी होगा जब एप्लीकेंट कौन सी कंट्रीज से है, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, हांगकांग, मकाऊ या पाकिस्तान से वो वाले एप्लीकेंट है। एंड जनरली ये वो कंट्रीज है जिसके रिलेशंस इंडिया से इतने अच्छे नहीं है, वो एप्लीकेंट इंडिया में वो पुल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो बोला है पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराओ।
फॉर एग्जाम्पल आपकी पाकिस्तान वाली कोई एंटिटी कहाँ इंडिया में महाराष्ट्र में वो पोलो इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो महाराष्ट्र की जो पुलिस अथॉरिटी है उनके साथ भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिशनल ऑफिसेस एंड एक्टिविटीज। अगर आप और नंबर ऑफ ऑफिसेस इंक्रीज करना चाहते हो तो कर सकते हो क्या? सी आप 4 ऑफिसेस ओपन करो, लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ ऑफिसेस 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना रहेगा। आरबीआई का अप्रूवल मिलते से ही यू कैन एक्सीड योर नंबर ऑफ ऑफिसेस। सेकेंडली बोला है एप्लीकेंट चाहे तो किसी एक ऑफिस को नोडल ऑफिस बता देगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल ऑफिस है, हो सकता है आपके 6 to 7 ऑफिसेस हो, तो एक मेन ऑफिस बता सकता है एप्लीकेंट कि यही सारा कम्युनिकेशन होगा। लास्टली अगर आपका कोई ब्रांच ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस शिफ्ट भी हो रहा है दूसरी सिटी में, ठीक है, तो भी एडी कैटेगरी 1 बैंक का अप्रूवल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुनना, हमारा ब्रांच ऑफिस पहले था लेट अस अज्यूम मुंबई में, अभी कहाँ शिफ्ट हो रहा है? वो पुणे में शिफ्ट हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है। ठीक है, लोकेशन चेंज हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, इस केस में एडी कैटेगरी 1 बैंक का अप्रूवल चाहिए होगा। अच्छा, अभी कैसे ओपन करना है ये हमने सीख लिया, पैसे कहाँ से आएंगे ये भी सीख लिया। अभी क्लोजर करना है वो पोलो का, क्लोजर दे देते हैं इसको। क्लोजर कैसे हो सकता है? सो क्लोजर के लिए भी अगेन एप्लीकेशन जाएगी एडी कैटेगरी 1 बैंक को, क्योंकि आप बाइंडिंग अप करना चाहते हो विद डॉक्यूमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एक चार्ट में सब कुछ कवर हो गया है। ठीक है, ये एप्लीकेशन हम डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजेंगे। सबसे पहला आपको कॉपी चाहिए कि आरबीआई और एडी कैटेगरी 1 बैंक ने आपको अप्रूवल दिया, तो उसकी कॉपी दे दो कि आपको अप्रूवल मिला है। फिर ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ पर ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि क्या एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, और साथ साथ ये भी बताएगा कि ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस बंद तो हो रहा है पर इसने अपनी सारी की सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी। ऐसा नहीं कि बिना लाइबिलिटी पे ऑफ करे जा रहे हैं। अच्छा, एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है, एम्प्लॉयज़ का जो ग्रेचुटी है, जो प्रोविडेंट फंड देना था, वो सभी पे ऑफ कर दिया है। नॉट ओनली दैट, टैक्स भी पे कर दिया है, और कोई भी इनकम बाहर से आनी बाकी नहीं है। ये ऑडिटर सर्टिफाई करेगा। 3 चीज़ें हैं, मेरे साथ बोलो यहाँ पर, है ना, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। दूसरा कि यहाँ पर हमारी इंडिया वाली ब्रांच ऑफिस ने सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी है, इंक्लूडिंग दैट एम्प्लॉयज़ के जो भी ड्यूज है वो भी। एंड थर्ड, नो इनकम अक्रूइंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन ड्यू, कोई भी पैसा आना बाकी नहीं है। अच्छा, कंफर्मेशन चाहिए हमें कि एप्लीकेंट जो है उसके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही। पता चल रहा है ब्रांच ऑफिस में आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, आप बंद करके जा रहे हो, तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है। ठीक है, आरओसी से रिपोर्ट चाहिए कि सारे के सारे कंप्लाइंसेस करती थी ना ये ब्रांच ऑफिस वाली कंपनी, तो आरओसी से रिपोर्ट ले लो। ठीक है, एडी कैटेगरी 1 बैंक को इंश्योर करना है कि ये बोपोलो क्योंकि ये बंद हो रही है, क्या उसने हर साल एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट फाइल किया है, तो वो इंश्योर करेंगे। एंड लास्टली एनी अदर डॉक्यूमेंट, इफ द एडी कैटेगरी 1 बैंक इज सेटिस्फाइड, सब कुछ सही है, तो वो अब आगे उसे क्लोजर दे देगी एंड ये बोपोलो अपना पैसे को रेमिट कर सकती है पेरेंट कंपनी के पास। बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन वाइंडिंग अप की भेजनी कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। पहला कि अप्रूवल मिला, ऑडिटर का सर्टिफिकेट जो 3 चीज़ें बताएगा, एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट टाइमली सबमिट हो रहा है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, आरओसी से रिपोर्ट ले लो अबाउट कॉम्प्लाइंस एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो भी पैसा है यू कैन रेमिटेड टू आउटसाइड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट रेमिटेंस की ही बात हो रही थी अभी कि हम हमारा पैसा आउटसाइड इंडिया लेकर जा सकते हैं, तो कैसे लेकर जाए? इफ आई टॉक अबाउट ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस बहुत सारा बिजनेस कर रही है, वो अपना पैसा आउटसाइड इंडिया लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर कर लेकर जाने का। साथ ही साथ बोला गया है हमें यहाँ पर सीए का एक सर्टिफिकेट चाहिए जो 3 चीज़ें सर्टिफाई करेगा।
अभी सीए का सर्टिफिकेट क्या सर्टिफाई करेगा, पहला कि आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है ना, तो ऑडिटेड होना चाहिए बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, यहाँ पर सीए विल सर्टिफाई कि जो भी पैसा कमाया है ब्रांच ऑफिस ने वो परमिटेड एक्टिविटी से ही कमाया। वी हैव सीन कि ब्रांच ऑफिस के बाद परमिसिबल एक्टिविटीज मैट आरआईपी, वो परमिसिबल एक्टिविटीज कर कर ही इसने सारा पैसा अर्न किया है, ये आपको सर्टिफिकेट में सर्टिफाई करना है। लास्टली कि प्रॉफिट में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। फॉर एग्जांपल समझो ब्रांच ऑफिस ने एक लैंड खरीदी थी विच इज ऑफ 20 lakhs, ठीक है, लेकिन अब उस लैंड के वैल्यू अप्रिशिएट होके 30 lakhs हो गई, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, वो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से कोई भी पैसा नहीं आया है। दीज आर द थिंग्स जो एक सीए सर्टिफाई करेगा। क्या चीज, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो ऑडिटेड है। दूसरा कि ये जो भी रेमिटेबल प्रॉफिट अर्न हो रहा है इट हैज बीन अंडरटेकन, इट हैज बीन अर्नड बाय अंडरटेकिंग द परमिटेड एक्टिविटीज। एंड लास्टली हम लोग बोलेंगे जो भी इनकम है उसमें कोई भी इनकम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से नहीं आई है। अभी क्या करो, अभी बाहर पैसा लेकर चले जाओ। अच्छा, प्रोजेक्ट ऑफिस की बात करें तो प्रोजेक्ट ऑफिस को भी पैसा मिला है, ठीक है, क्या ये प्रोजेक्ट ऑफिस ना पैसा ट्रांसफर कर सकता है, अलाउड है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए, इंटरमिटेंट रेमिटेंस परमिटेड। व्हाट इज इंटरमिटेंट रेमिटेंस, यानी कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं उससे पहले तुम अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ये अलाउड है, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट तुम तुम्हारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगेन देयर इज अ रिस्क, मैंने क्या किया, अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया बाहर, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि मैंने पैसे बाहर ट्रांसफर कर दिया अब मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि पैसे की अगेन कमी आ गई है। तो यहाँ पर आपको सीए से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जहाँ पर सीए या फिर ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि सफिशिएंट प्रोविजन बनाया गया है टू मीट द लाइबिलिटीज। मतलब बिकॉज हम पैसा बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अलावा भी हमारे पास इतना पैसा है दैट वी कैन मीट द लाइबिलिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग इनकम टैक्स। सो इफ आई से कि प्रोजेक्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए मिले, ठीक है, इस 10 lakhs रुपीज में से 5 लाख रुपीज अपने रेमिट ट्रांसफर कर दिए हैं, तो अभी हमारे पास इतना पैसा है, ये सफिशिएंट प्रोविजन है, 5 लाख रुपीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर सकते हैं, हम हमारी इंडिया की लाइबिलिटी पे भी कर सकते हैं, टैक्स भी पे कर सकते हैं, ये सीए सर्टिफिकेट देगा। अच्छा, दूसरा बोला है अभी प्रोजेक्ट ऑफिस से अंडरटेकिंग चाहिए कि बिकॉज आप रेमिट कर रहे हो, बिकॉज आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, इट विल नॉट अफेक्ट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ इट कि आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अच्छा, उसके बाद भी अगर कोई शॉर्टफॉल आया तो, कोई कमी आई तो उस केस में क्या है, उस केस में बोला गया है आपको अब्रॉड से पैसा मिलेगा अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो। फॉर एग्जाम्पल समझो कि तुम्हारा अभी तक ना कोर्स हो चुका है, तुम 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके हो, तो तुम अपने घर पे बोलते हो कि यार मम्मा थोड़ा 1 दिन के लिए घूमने जाना है, थोड़ा ब्रेक लेना है, तो मम्मी सबसे पहले कहेगी बेटा 1 महीने में एग्जाम है, 20 दिन में एग्जाम है, काय का ब्रेक, कैसा ब्रेक, ठीक है। तुम बोलोगे अरे मेरा 3 बार रिवीजन हो गया, मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, मैंने सब कुछ कर लिया है, टेंशन वाली बात नहीं है, और मेरे पास तो 20 डेज बफर में है। सो बेसिकली जब तुम बोलते हो 20 डेज बफर में, मतलब तुमने सफिशिएंट प्रोविजन बना रखा है, जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिस का था। दूसरा, तुम बोलते हो क्योंकि मैं 1 दिन घूमने जाऊंगी उससे मेरे कोर्स कंप्लीशन पे, उससे मेरे पास होने पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक वाइज प्रोजेक्ट ऑफिस भी बोलता है मैंने इंटरमिटेंट रेमिटेंस करी है, इट विल नॉट अफेक्ट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड दैट इज इट। सो फाइनली स्वाहा हुआ है हमारे चैप्टर नंबर 10 का। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द लेक्चर। आपको मजा आ रहा है इन वन शॉट सीरीज को देख के, लेक्चर्स को देख के। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, कैसे लग रहे हैं नोट्स, एंड नॉट ओनली दैट क्या आप रिवाइज कर पा रहे हो ये 1 घंटा मेरे साथ, कैसा लग रहा है जरूर बताना, पढ़कर खुशी होगी। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।